बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक में खुश आमदीद। मैं हूँ डॉक्टर अफजाल फ्रॉम न्यूयॉर्क। मेरा जो आज का हेल्थ टॉपिक है वो है एज़मा, और इस प्रोग्राम में हम एज़मा के बारे में डिस्कस करेंगे। एज़मा का सिम्टम क्या होते हैं, एज़मा की इटियोलॉजी क्या है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एज़मा के कंट्रोल ना होने में रोल अदा करते हैं, और कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, एज़मा की ट्रीटमेंट क्या है, और उसके अंदर अगर कोई नई मेडिकेशन है एज़मा के अंदर में कौन कौन सी मेडिकेशन है जो कि नहीं है, और उसके अलावा कौन से प्रोसीजर्स हैं जैसे थर्मोप्लास्टी है, उसके बारे में हम आज अपने जो गेस्ट हैं उनसे डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही मैं अपने गेस्ट को खुश आमदीद कहूँगा। मेरे आज के गेस्ट जो है वो मेरे पहले भी मेरे प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं, डॉक्टर सलीम शहजाद। पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन से इनका ताल्लुक, न्यूयॉर्क मेथोडिस्ट हॉस्पिटल न्यूयॉर्क के अंदर ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो टाइम दिया और प्रोग्राम में आया है। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि आज का प्रोग्राम जो है वो एज़मा के बारे में भी है, थोड़ा सा आपके बारे में भी है, तो इंट्रोडक्शन के लिहाज से मुझे थोड़ा सा आप बता दीजिए अपने बारे में कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान में किस जगह से है, शुरू की थोड़ी सी एजुकेशन और यहाँ तक का सफ़र जो है ना ब्रीफ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मौली साहब फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। मेरा ताल्लुक जो पाकिस्तान में मली बहाउद्दीन से है, और मैंने अपनी मेडिकल स्कूल की जो एजुकेशन है वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट की थी 2003 में। उसके बाद मैं यूएस में आ गया, और यूएस में आने के बाद मैंने इंटरनल मेडिसिन में फेलोशिप स्पेशलाइजेशन की, और फिर उसके बाद पल्मोनरी मेडिसिन में और क्रिटिकल केयर मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन की। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया 2013 तक, और उसके बाद अभी जो जैसे आपने बताया मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ न्यूयॉर्क प्रेस्बिटेरियन मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में एकेडमिक मेडिसिन में 2013 से 7 साल जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस। अच्छा, तो आप हॉस्पिटल के अंदर एक तो क्रिटिकल केयर है, मुझे पता आईसीयू के अंदर करते हैं, और साथ में आपकी पल्मोनरी प्रैक्टिस भी है। जी, तो क्रिटिकल केयर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर मोस्टली, पल्मोनरी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर भी और आउट पेशेंट में भी जो है वो होती है। अच्छा, इससे पहले कि आज़मा के बारे में शुरू करें, आप मुझे ये बताएं कि आज़मा के ऊपर, क्योंकि मेरी आपसे अक्सर जो कि आप मेरे दोस्त भी हैं, कज़न भी हैं, आपके साथ अक्सर हमारी गपशप होती है इस चीज़ के बारे में जो कि जिनको बायोलॉजिक्स कहते हैं। तो आपका आज़मा के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी जो का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वो क्या है? तो पल्मोनरी मेडिसिन और फिर उसके बाद एज़मा जो है वो एज ए होल जो है वो मेरी जो है वो स्पेशलिटी भी है, सुपर स्पेशलिटी आप इसको कह लें, या आप इसको कह लें कि इंटरेस्ट भी है। और स्पेशली जो न्यूर मेडिकेशंस और न्यूर एडवांसमेंट हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें आ रही हैं, उसमें जो है वो ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है एज़मा में। पहले तो मैं यही होता था जी कि इसमें इनहेलर्स हैं या पंप्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी पिछले कह लें 10 से 15 सालों में जो है ये एज़मा की मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो उसमें ना सिर्फ के इनहेलर्स हैं, उसके साथ जो मेडिकेशंस हैं वो भी हो रही हैं, और मोस्टली जो मेडिकेशंस हैं वो स्किन के अंदर इंजेक्शंस लगते हैं एवरी 2 वीक या महीने के बाद लोगों को। तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो एज़मा जिन लोगों का कंट्रोल नहीं होता था, वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो रहा है। चलिए अब डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो एज़मा जो है, जिसको दमा, जो कि पाकिस्तान में दमा के नाम से ज़्यादातर जो एक हमारी जो लोग हैं उसको दमा कहते हैं, एज़मा भी लोग कहते हैं। तो इसके बारे में बताएं कि ये क्या चीज़ है, ये इन्फ्लेमेशन है, ये कोई एलर्जी है, या कोई फैमिली के अंदर है, ये है क्या चीज़? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। दमा जो है इसकी अगर आप को मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ कि दमा जो है वो सांस की बीमारी है, और इसको हम कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, के जो सोजिश या जो इन्फ्लेमेशन हो रही है सांस की नालियों में, वो पुरानी होती है और वो टाइम के साथ खत्म नहीं होती सकती, कम हो सकती है। ये ऐसी बीमारी है जैसे लोगों को शुगर हो रही है या ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो एक दफा जब हो जाए तो वो फिर हमेशा हमेशा के लिए है। हाँ, ये हो सकता है कि उसके कंट्रोल करने से
अंदर कंट्रोल हो सकता है। मेडिकेशन के साथ आप उसको जो है वो ऐसे कर सकते हैं कि लोगों को इसकी कोई तकलीफ नहीं होगी ज़्यादा। तो मेन जो है ये वो बीमारी है। उसके साथ जो इसमें इलामात क्या होती हैं कि आपको खांसी भी हो सकती है, सांस में तकलीफ होती है, सांस लेने में, सांस में सीटियों की आवाज़ें आ गई, तो इस तरह की होती हैं। तो इस तरह के अगर किसी लोगों को हो तो वो फिर जो है वो डॉक्टर उसको वो पूरी इवैल्यूएट करते हैं। इसके जैसे आपने कहा कि इसकी वजह क्या हो सकती है, तो सबसे जो कॉमन और सबसे जो ज़्यादा वजह है वो है खानदानी हिस्ट्री, कि किसी के अगर खानदान में दमे की तकलीफ है तो उसके सबसे ज़्यादा चांस है कि उसको जो है वो दमा हो जाएगा। तो जी वो होता है। उसके साथ जो है, जो एनवायरनमेंट, जो माहौलियाती आलूदगी या माहौल में चीज़ें होती हैं, वो फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स के साथ मिल के जो है वो रोल प्ले करती हैं। तो लोगों को जिनको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा या वो चीज़ें जो ज़्यादा एक्सपोज़ होंगे, उनको जो है वो ये ज़्यादा दमा जो है वो फिर ज़्यादा असर रहेगा। जी सही से। तो आपने ये कहा कि जो लोग हैं जिनको अज़मा होता है, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, जिस तरह पाकिस्तान में क्रोनिक लफ्ज़ को यूज़ करते हैं दायमी कहने के लिए, कि मतलब बड़े अरसे से जो चीज़ चल रही हो, इन्फ्लेमेशन है, और उसकी वजह से जो आपका एयरवे है वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, राइट? तो उसमें जो बिल्कुल। सिम्टम्स आते हैं वो वीजिंग, जिस तरह वो एक विस्लिंग साउंड होती है, खांसी है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, इस तरह के आते हैं। तो अच्छा ये बताएं कि इसके आगे जो इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? लाइक कोई टेस्ट है या कि बेस्ड ऑन सिम्टम है, अब सिम्टम का पता चल गया ये 3-4 चीजें हैं तो, और इसके साथ कोई टेस्ट नहीं है? जी, बिल्कुल, पहले तो सिम्पटम्स होंगी जो इलामात हैं, अगर जिसमें इलामात होंगी फिर आप जब डॉक्टर के पास जाएँगे वो आपको एग्ज़ामिन करेंगे, तो उन लोगों में जिनमें जो है वो साँस में कुछ उन लोगों को लगे डॉक्टर्स को कि तकलीफ़ है, तो उसका फिर जो है वो प्रॉपर टेस्ट भी होता है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या ब्रीदिंग के टेस्ट होते हैं। तो राइट। वो टेस्ट में जो है वो कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिस वजह से अगर हम ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं या ब्लॉकेज आ जाए तो उसमें फिर हम उसको कहते हैं कि इस पेशेंट को अस्थमा है। ठीक। अच्छा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की आपने बात की, कई दफा लोगों को सिम्टम्स होते हैं जब वो घर पे होते हैं, या जिस तरह जिसको इंटरमिटेंट, लाइक बहुत ही माइल्ड एज़मा जिसको कहते हैं, अगर वो कई दफा बिल्कुल नॉर्मल है, अटैक हुए, वो मेडिसिन नहीं ले रहे, वैसे ही वो अटैक आते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं नॉर्मल होते हैं, आप टेस्ट करते हैं जिसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आप कह रहे हैं वो नॉर्मल आ गए हैं, उसके कोई और चीज है डायग्नोसिस है जिससे टेस्ट करें कि कह सकते हैं जी कोई चैलेंज टेस्ट, इस तरह कोई टेस्ट हो जो करेंगे उससे कहेंगे जी डायग्नोसिस के लिए एस्टेब्लिश करना हो तो? जी, उसमें होता है अगर आपको इलामात जैसे आपने पहले डिस्कस की जो बताई वो हों और अगर आपका ब्रीदिंग टेस्ट नॉर्मल हो जाए, जैसे आपने कहा कि इसको जो अज़मा है वो एपिसोड्स में आता है। इन बिटवीन अटैक्स जो हैं वो नॉर्मल भी हो सकता है, तो उसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं जो यहाँ पे वेरी कॉमनली करते हैं। वो टेस्ट उसको कहते हैं मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट, कि उसमें एक मेडिसिन जो इसको मेथाकोलिन कहते हैं वो दी जाती है और उसके बाद जो है वो ब्रीदिंग टेस्ट करते हैं। तो उसमें अगर एक सर्टेन नंबर से जो है वो आपकी जो कैपेसिटी है लंग्स की वो कम हो, तो उसमें हम कहते हैं जी कि इस पेशेंट को मोस्ट लाइकली अस्थमा है। एक ये भी कर सकते हैं, दूसरे अगर जहाँ पे की जगहों पे ये अवेलेबल नहीं होता और कुछ पेशेंट्स में ऐसे होता है जी कि उनमें उनके वर्क पे या घर जगह पे या किसी और जगह पे जहाँ पे उनको दमा की तकलीफ होती है या लमात होती है, तो उनको एक छोटा-सा आला होता है, उसको कहते हैं पीक फ्लो मॉनिटर जो है। तो वो जी पेशेंट को हम दे के जो है वो घर भी भेज सकते हैं और वो उनको कहते हैं जी कि ये जहाँ पे आपको इलामात हों जब वो करें और जब आप नॉर्मल फ़ील कर रहे हो, जब आपको मसला नहीं हो, तो वो आप सुबह और शाम के टाइम पे करें। तो उन दोनों में अगर कोई फ़र्क नज़र आता है कि उसमें जो है वो पीक फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, तो उसमें भी जो है वो हम तशख़ीस जो है वो कर सकते हैं। कुछ लोगों में एक और होता है कि सिचुएशन है कि उनको सिर्फ जो है वो एक्सरसाइज के साथ या जब वो कहते हैं जी कि ठंड लगे तो उस वक़्त दमा होता है। तो उसमें एक टेस्ट होता है उसको कहते हैं कोल्ड एयर चैलेंज टेस्ट, कि हम उनको उसमें जो लैब होती है उसमें बुला के वो हवा देते हैं जो ठंडी हवा होती है। तो उसमें अगर उनके लंग फंक्शन में थोड़ी कमी है तो उसमें भी वो डायग्नोस्टिक हो सकता है। या एक्सरसाइज के साथ हो तो हम वो लैब में एक्सरसाइज करवाते हैं और एक्सरसाइज में जो है वो लंग फंक्शन थोड़े कम हो जाएँ सर्टेन रेंज से, तो उसमें भी कह सकते हैं जी कि आपको दमा है। अच्छा, अज़मा जो है इसकी एसोसिएशन किसी और चीज़ के साथ भी है? जिस तरह मैं अक्सर क्लिनिक में देखता हूँ कि जो पेशेंट, जो मेरे मोटे पेशेंट हैं, ओबेसिटी लाइक ओबीस हैं, उनके अंदर अज़मा जो है वो इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल आल्सो।
उनके अंदर भी एजमा है। इसके अलावा जिनको रेनाइटिस जैसा एलर्जीज होती है, नाक की स्टफीनेस, कंजेशन वगैरह, उनके अंदर भी एजमा। इसके अलावा जो दो तो मैंने डिस्कस कर दी, बल्कि आप चूंकि एक्सपर्ट हैं इसमें, उसमें और चीजें बताएं इसके अलावा और कौन से ट्रिगर है या जो लाइक एसोसिएशन मेनली एजमा की किसी और चीज के साथ। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें जो एनीथिंग, जो भी आप देखें हवा में इनहेल करते हैं या सांस के जरिए अंदर जाती है, राइट। वो अगर आपके नालियों में सोजिश है, हवा की नालियों में, और उसमें आपकी जो है वो एजमा या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आप जिसको कह रहे थे वो है, तो वो उस चीज को ट्रिगर कर लेगी। तो उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने नाक की एग्जांपल दी, तो उसमें हम कहते हैं कि वो क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस के जिनको साइनस का मसला होता है, या कहते हैं कि पोस्ट नेजल ड्रिप है, कि रेशा जो है वो बैक पीछे गले में गिरता है, तो वो सारे के सारा अगर उसमें अफेक्ट कर सकता है आपके सांस को भी। राइट। रिफ्लक्स का आपने कहा, रिफ्लक्स क्या होता है कि आपको अगर मैदे में मसला है और अगर वो तेजाबियत जो है वो वापस आती है वो गले में, तो गले के जरिए जो है वो अफेक्ट कर सकती है। तो वो होता है। दूसरा ये होता है कि कुछ नर्व्स एंडिंग होती है, उसमें हम कहते हैं कि नर्व सप्लाई, तो वो एक ही होती है, लंग्स की भी और मेरे की भी, तो उधर से उधर जो है वो कनेक्शन जो है वो आराम से हो सकता है। जो मोटे बंदे होते हैं उनमें स्पेशली आपने जो एग्जांपल दी, उनमें जो दमा होता है वो उसके अंदर हम मैकेनिज्म जो है वो तब्दील हो जाता है। तो उन लोगों में सिर्फ मोटापे की वजह से भी जो है उनको दमा हो सकता है। एक तो फैमिली हिस्ट्री हमने कहा और एनवायरनमेंट का, वो भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ मोटे होने की वजह से उनके ब्लड में या खून में ऐसी तब्दीलियां आती हैं कि वो उनको एज़मा जो है वो बना सकती हैं। तो उसका इलाज यही होगा कि वो वेट लॉस करें। उसके अलावा जो ट्रिगर आपने कहा कि जो भी है, उसमें हवा की जो पोल्यूशन है, वो हो सकती है। उसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग, और जो है कोई भी अगर इन्फेक्शन हो जाए या गला खराब हो जाए या ज़ुकाम लग जाए या कुछ भी हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके दमा को ट्रिगर कर सकती ठीक ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे ये बड़ा आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया इसको। अब मैं आता हूँ मेडिकेशन की तरफ, या एजमा का जो एज ए लाइक इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। तो पहले मेडिकेशन की तरफ आते हैं, फिर इसकी प्रिवेंशन की तरफ भी आएंगे। आप मुझे ये बताएं कि एजमा जो है इसको आप कैसे डील करते हैं, कि लाइक जिस तरह वो मेडिकेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, कि पहले दिन से ही सारी मेडिकेशन शुरू करते हैं, या कि स्टेप ऑन जस्ट जो स्टेप अप जो स्टेप अप थेरेपी डाउन थेरेपी होती है, इस तरह होता है। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने डॉक्टर मलिक साहब। सबसे पहले जो है, जो मेडिसिन कोई भी शुरू करनी होगी हमें, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि किस लेवल का जो है वो एज़मा या दमा उनका पेशेंट को है। हम्म, तो अगर तो पेशेंट की इलामात जो हैं वो कम है, कि उनको जो खांसी हो रही है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो जो सांस में तकलीफ हो रही है, या व्हीजिंग, जो व्हिstलिंग साउंड्स वगैरह हो रही हैं, वो बहुत कम है, कि मतलब कभी जी कभार होती है, महीने में एक दफा होगी दिन के टाइम पे, या कभी कभार सिर्फ जो है उन्होंने जो कुछ जो है चीज स्ट्रॉन्ग स्मेल वगैरह लगाई तो उस वजह से, तो उसमें तो हमें मेडिसिन उसी सिचुएशन में चाहिए होगी, कि उनको सिर्फ कह देंगे कि आपने ये रेस्क्यू के तौर पे पंप पास रखना है, और वो ज्यादातर अल्बुटरॉल जो है यूज होता है, तो उसमें जो है वो सिर्फ वो पास रखेंगे। अगर तो उनकी इलामात जो है उनको ज्यादा हो रही है, आप कहें कि हफ्ते में एक या दो दफा हो रही है, या उससे ज्यादा हो रही है, या नाइट के टाइम पे रात को जो है ना अगर पेशेंट उठ रहे हैं, बेशक महीने में जो है ना वो दो से ज्यादा भी हो रहा है, तो उसमें फिर आपको मेडिसिन जो है वो हर वो चाहिए होगी। वजह ये होती है कि उसमें जो इन्फ्लेमेशन या जो सोजिश हो रही लंग्स में, वो थोड़ी मामूली से ज्यादा है, तो हमने उसको कम करना है। तो वो जी कम करने के लिए उनको डेली बेसिस पे जो है ना हर रोज के हिसाब से जो है वो मेडिकेशन देनी होगी, जिसको हम कहते हैं मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। और उसमें राइट। जो है वो थोड़ी सी अमाउंट में स्टीराइड्स होते हैं, तो वो जो है उनके इन्फ्लेमेशन जो है उसको कंट्रोल करेगी। और जो जरूरत पड़ेगी, अगर इमरजेंसी होगी या उनको एजमा अटैक होगा, तो उसमें जो है उनको वो रेस्क्यू मेडिसिन जो अल्बुटरॉल पंप या दूसरा यूज होते हैं, वो जरूरत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और जब भी इसी जी हिसाब से हम जो है वो थोड़ी सी अमाउंट से शुरू करके, और फिर उसको जो है वो इंक्रीज करते रहेंगे, ज्यादा बढ़ाते रहेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। तो मोस्टली 90% जो पेशेंट्स होते हैं वो ऐसे ही माइल्ड और मॉडरेट डिजीज होती है,
और वो पंप अगर बाकायदगी से लेते रहें और सही तरीके से जिस तरह समझाया है उस तरह लेते रहें और वो अवॉइड करते रहें कि जिस वजह से उनको दमा हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे ही होता है जैसे मैं बताया कि ज़्यादातर आपके एनवायरनमेंट की वजह से या आउटसाइड की वजह से होता है, तो उसमें अगर वो कंट्रोल करेंगे तो वो कंट्रोल रहता है। वो थोड़े होते हैं 5 से 10 फीसद जो मरीज हैं जिनमें हम सब कुछ कर लेते हैं कि उनका जैसे आपने कहा कि रिफ्लक्स है, जो गर्ड का मसला है वो किया, या साइनस वगैरह का, या ये और सारी चीजें, स्मोकिंग भी उन्होंने स्टॉप कर दी। तो उसमें फिर होता है कि उसमें जो स्पेशल जो मेडिसिन हमने शुरू में कही थी कि इंजेक्शन वगैरह थेरापी या कुछ और मेडिसिन जो वो डॉक्टर हैंडल करनी। सलीम, एक क्वेश्चन इन बिटवीन। एक तो होगा ना ये लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स, जिनको ये जिस तरह अल्बेट्रोल है तो उसके साथ फॉर्मिट्रोल है, या जो भी कोई भी फॉर्म है जिस तरह हमारे पास ये मौजूद है। मैं क्योंकि मेरा किसी कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि ये जो इनहेलर अवेलेबल है जिसमें ताकि मैं बता सकूं लोगों को, एडवेयर के नाम से आता है, ब्रियोलिप्टा के नाम से आता है, ये डोलेरा के नाम से आ रहा है, और इसके अलावा सिम्बिकाट, ये 2-3 इनहेलर हैं, ये आते हैं। अगर आप ये यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे ट्वाइस डे, और आप साथ में वेंटोलिन या प्रो एयर कोई भी जो एल्बिट्रोल जेनेरिक फॉर्म में जो इनहेलर यूज कर रहे हैं, आपके अजमा सिस्टम कंट्रोल नहीं आते। तो इसके अलावा आपकी जो एक और मेडिकेशन है, क्या नाम है उसका, एंटीकोलिनर्जिक में टायोट्रोपियम है, उसकी इंडिकेशन किस जगह बनती है और ये कब से जो है यूज हो रही है एज ए एड ऑन थेरेपी इन केसेस ऑफ सीवियर एज़मा? हाँ जी, तो जैसे आप हम मेंशन कर रहे थे कि स्टेप वाइज आप ऊपर चले जाते हैं, तो आपने जो मेडिसिन मेंशन की कि उसमें दो तरह की जो है ना वो मेडिसिन होती हैं, उसमें स्टीराइड भी होता है और दूसरा हम उसको कहते हैं लाबा, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर। वो भी आप ले रहे हैं और ये सारी, और उसके साथ जो मेडिसिन आप ऐड ऑन कर सकते हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में होती हैं। एक मेडिसिन उससे पहले जो आप ऐड करते हैं उसको कहते हैं मोंटील्यूकास्ट। राइट। मोंटील्यूकास्ट जो मेडिसिन है वो ज्यादातर लोगों में जिनमें एलर्जीज वगैरह होती हैं, या किसी मेडिसिन से एलर्जी, स्पेशली जो एस्पिरिन वाले पेशेंट्स होते हैं उनको भी एजमा इसी तरह की लमाद आती हैं, तो उसमें जो है वो इस्तेमाल की जाती है। राइट, राइट। अगर उससे भी एज़मा, वो ज़्यादातर जो माइल्ड किस्म के केसेस होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, उसमें जो है हेल्पफुल होता है। लेकिन उनमें थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो एक स्टडी आई थी 2015 या उससे थोड़ा कुछ पहले भी थी। उसमें आपने जो मेंशन की टाट्रोपियम, वो मिस्ट की फॉर्म में एक मेडिसिन आती है, जिसको ज़्यादातर जो है वो सीओपीडी, जो स्मोकिंग की वजह से लोगों को जो ब्रोंकाइटिस वगैरह होते थे, और वो उसमें इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन लोगों ने जो है उसको स्टडी किया एज़मा वाले पेशेंट्स में। तो उसमें जो है वो रिजल्ट बेहतर मिले कि जो लोग जैसे आपने जो मेडिसिन बताई है वो ले रहे थे और इसको उसके ऊपर ऐड ऑन किया, या जब उसके ऊपर उनको एक और पंप दिया, तो उससे उनकी इलामात जो हैं वो बेहतर होगी। क्या बेहतर होगी? एक तो उनकी इलामात बेहतर, उनके कफ और व्हीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है, और उसके राइट। साथ जो उनके अस्थमा अटैक हो रहे थे वो भी कम हो गए। तो वो मेडिसिन जो है वो कुछ केसेस में जो है वो हेल्पफुल हो सकती है। अच्छा डॉक्टर सलीम, क्योंकि आपसे अक्सर मैं जो क्योंकि हम दोनों पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, मैं तो सारा करता ही आउट पेशेंट हूँ। आप एक और चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस है, वो है पेशेंट की एजुकेशन अबाउट एज़मा, इनहेलर टेक्निक, और ये जो चीज़ें हैं ये आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। इसका कितना रोल है इन चीज़ों में, एज़मा कंट्रोल करने में? जी, मौलवी साहब, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। उसमें जो सबसे जो रिसर्च आई थी और उसमें उन्होंने देखा कि किस वजह से लोगों का दमा जो है, वो कंट्रोल नहीं रहता, बजाय वो मेडिसिन भी लेते हैं। मेडिसिन लेने के बावजूद जो कंट्रोल नहीं रहता, उसमें सबसे जो बड़ी वजह है, उसको कहते हैं नॉन एडहेरेंस, के मेडिसिन ना लेना या मेडिसिन प्रॉपर तरीके से ना लेना। तो सबसे बड़ी वजह जो है, वो ये बनती थी। और इसमें ऐसी-ऐसी भी हैं, ये कोई मुश्किल मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन ये कि ये कोई लोगों के लिए नई चीज़ भी नहीं है। सबसे पहले उसमें क्या होता है कि आप मेडिसिन जब पंप लिख के देते हैं, तो एक तो ये कि जब आप पंप कहेंगे कि 2 पफ आप सुबह लेंगे और 2 पफ आप शाम में लेंगे। ठीक है, आपने भेज दी वो, लेकिन इसके साथ जो है मरीज़ जो हैं वो दूसरी मेडिसिन भी ले रहे होते हैं। उनके पास ब्लड प्रेशर की भी होगी, शुगर की भी होगी। उस वक़्त उन्हें याद है, जब वो घर जाएँगे, तो एक तो ये कि दूसरी जो दवाइयाँ होती हैं उनके ऊपर लिखा होता है जी कि 1 गोली सुबह शाम, और ये उनकी बॉटल होती है। जो इसका है इन्हेलर, जब आपने जो रैपर था, जो उसका कवर था, वो आपने फेंक दिया। अब आपके पास सिर्फ पंप है, पंप के ऊपर नहीं लिखा होता कि कितने पंप लेने हैं, सुबह लेने हैं और शाम लेने हैं। जी। उसमें उस चीज़ को कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आप कोशिश करें
कि ऐसा पंप मिले कि उनको पूरे दिन में 24 घंटों में एक लेना पड़े। तो इस वजह से भी जो है ये थोड़ी-सी चीज़ जो है वो बेहतर हो जाएगी। और वो ऐसे भी कोशिश करें कि उस मेडिसिन में जो आप दे रहे हैं, उसमें ये भी हो कि जो रिलीवर जो उनके जो इल्ज़ामात हैं, उनको फ़ौरन तौर पे भी है वो ख़त्म करे। तो उस वजह से भी मरीज़ जो हैं वो पंप जो है वो लेना थोड़ा बेहतर शुरू कर देंगे। जो उसके अलावा और आपने कहा कि दूसरी जो चीज़ें होती हैं कि जो जो स्टेरॉइड वगैरह इसमें जो होते हैं, वो लोगों को थोड़ा होता है जी कि साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन अगर आप मेडिसिन लें और आपकी जो दमा या बीमारी जो है वो अस्थमा कंट्रोल होता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने नहीं होते जितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि आपको अटैक हो जाए। तो वो राइट। एजुकेशन बड़ी ज़रूरी होती है और उसमें ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। आप तो जो है वो व्हाट्सऐप और हर चीज़ जो है ना ऑनलाइन अवेलेबल है, तो लोगों को वो देखना होता है। तो दूसरा जो आपने बताया कि इन्हेलर लेना कैसे है? तो लेने के लिए एक तो ये कि हम एज़ ए पल्मोनोलॉजिस्ट प्रोवाइडर जो हैं, हमें बताना चाहिए लोगों को। ये नहीं कि फार्मेसी में भेज दिया और वो कहेंगी जो जैसे आपको वो बताते हैं, उनको भी कई दफ़ा नहीं पता होता कि कैसे क्या चीज़ करनी है। तो वो प्रॉपर टेक्नीक जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है कि हर मरीज़ की। और अगर आप भूल भी जाते हैं, तो आप घर में जाके यूट्यूब के ऊपर जो भी आपका इन्हेलर है, उसको आप जो है उसका नाम डालें और आपको वो टेक्नीक जो है वो कहीं भी बैठे आपको जो है आराम से आप देख सकते हैं। ठीक, ठीक। अच्छा, अब चूंकि मैं वो थोड़ा सा अच्छा आपने स्प्रीवा हो गया, पेशेंट की एजुकेशन हो गई, अब पेशेंट का एज़मा कंट्रोल नहीं है। अब आप मुझे इस स्टेप पे बताएं, मैं आप थोड़ा सा रिवाइज कर दूं ताकि लोगों को पता चल सके कि एक बंदे के अंदर उनका जो एज़मा है सीवियर परसिस्टेंट है, कि जिनको हर रोज सिम्टम होते हैं, उसमें वो वेंटोलिन एज नीडेड 3 या 4 दफ़ा या से ज़्यादा दफ़ा दिन में लेते हैं, या 1 या 2 दफ़ा, प्लस उनके पास सिम्बिकार्ड या कोई भी लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स और इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड्स है। आपने ये मेडिकेशन जो है स्प्रीवा के नाम से ही आ रही थी, तो वो भी ऐड कर दी एक किस्म का टायोट्रोपियम जो है, और अब भी सिम्टम जो है वो उसके कंट्रोल जो है वो नहीं है। तो देन यू लुक फॉर सम अदर काज, अदर रीजन कि क्या चीज़ है, क्या रिकावट है कि सिम्टम जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में आगे मुझे थोड़ा सा गाइड करें प्लीज। जी, बहुत जो है ना आपने बढ़िया सवाल किया। उसमें जो आपने बताया कि ये वजह हो रही है, तो इस वजह पे जो है, वो पेशेंट जो है वो प्राइमरी केयर से हमारे यहाँ मोस्टली जो है रेफर किए जाते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट को। तो ठीक। इसमें जो रिसर्च आई थी उसमें पता चला कि 33% के 33% जो लोग हैं, जिनको एज़मा का डायग्नोसिस दिया गया, दमे का डायग्नोसिस दिया गया, उनको पंप, इन्हेलर सब कुछ चल रहे थे। जब वो स्पेशलिस्ट के पास आया और उन्होंने जो है उसको रिवाइज़ किया डायग्नोसिस को, देखा जी कि इनको वाक़ई एदमा भी है या कोई और चीज़ है। तो उन्हें पता लगा कि जो 1/3 जो पेशेंट थे, मतलब 100 में से 33 जो थे 33 पेशेंट थे, उनको दमा था ही नहीं। तो सबसे अच्छा। पहले तो बड़ी जो ज़रूरी चीज़ होगी कि ये देखना होगा कि उनको दमा है भी या नहीं। तो उसमें आप रिविज़िट करें, उसको कहते हैं रिविज़िट डायग्नोसिस, कि आप राइट। बाकायदा उसके बैठें, उनकी और वजह देखें। ये तो नहीं उनको कोई दिल का मसला है, ये तो नहीं उनको कोई जो है वो ऐसी और बीमारी है जिस वजह से जो है वो ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही या ये मज़हब बन रही है। उनको स्लीप एपनिया तो नहीं है, जैसे आप स्लीप स्पेशलिस्ट हैं, तो ये भी चीज़ जो है, वो बिल्कुल रात में ही साँस के अटैक होते हैं। तो आप तो बेहतर इस पे आपने प्रोग्राम भी किए होंगे, तो वो चीज़ मेक श्योर करें कि नहीं है। ठीक। ये चीज़ें देख ली आपने, रिफ्लक्स वगैरह को कंट्रोल, तो ये सारी आपने जब आपको पता चल गया कि पेशेंट को दमा है, तो फिर आप देखें कि इसको ट्रिगर कौन-सी चीज़ कर रही है, कि क्या चीज़ जो है वो अनकंट्रोल बना रही है। तो ठीक। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि मरीज़ जो है वो पंप ले नहीं रहा, वो आपको कहेंगे कि हम ले रहे हैं, लेकिन ये हमें कन्फर्म करना होता है कि कितनी दफ़ा ले रहे हैं और प्रॉपर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक। वो भी सही हो गया जी, वो ले भी ठीक रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है। तो उसमें जो आप और चीज़ देखेंगे वो ये देखेंगे कि क्या इस चीज़ को ट्रिगर कर रही है, कि उनके जो नेज़ल जो पॉलिप्स हैं या मतलब उनके नाक में कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि जो बार-बार, क्योंकि नाक और जो लंग्स हैं, वो जो फेफड़े हैं वो बिल्कुल कनेक्टेड हैं। तो जो चीज़ इधर होएगी वो उधर भी अफ़ेक्ट करेगी। तो ठीक। उसको आपने देखना है कि कंट्रोल करना है, तो कैसे करना है। फिर आपने रिफ्लक्स जैसे आपने बताया वो है, अगर मोटा बंदा है उसका वज़न जो है वो अगर आप कम करवा सकेंगे तो उसकी भी जो इलामात हैं वो और कम हो जाएँगी। स्लीप एपनिया आपने ट्रीट कर लिया। ये सब कुछ मौलवी साहब आपने कर लिया और उसके बाद अभी भी जो है वो मरीज़ जो है उसकी चीज़ें अनकंट्रोल हैं। तो फिर जो है उसमें हम जो ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट करते हैं और उसमें देखते हैं जी कि ये जो स्पेशल मेडिकेशंस हैं, जो बायोलॉजिक्स उसको हम कहते हैं, ये नई मेडिसिन आई हैं,
इसको इम्यूनोथेरापी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल कम ना होने के बराबर हैं, लेकिन इनके फ़ायदे बड़े हैं। तो उनमें देखते हैं कि ये उस मेडिसिन के लिए कैंडिडेट बनते हैं या नहीं। तो उसमें जो है वो 5 मेडिसिन आज तक अगर आप कहें तो वो एफडीए ने अप्रूव की हुई है। ठीक है, उनके नाम में जाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये कि वो मेडिसिन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ पे भी अवेलेबल तो हैं। मेरे तकरीबन 30 से 40 मरीज़ हैं जो इस मेडिसिन में हैं। तो उनका फ़ायदा क्या होता है कि एक तो जो दमा के अटैक होते हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जी। उसके अलावा जो मरीज़ डेक्सामेथासोन या जो स्टीरॉइड के कुश्ते ले रहे होते हैं, तो उनकी जो प्रेडनिसोन के ऊपर हर वक़्त होते हैं, और प्रेडनिसोन का आपको तो पता होगा कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ब्लड राइट। प्रेशर हो जाता है, शुगर अनकंट्रोल हो जाती है, लोगों को ज़्यादा जिस्म फूल जाता है, मोटे हो जाते हैं, साँस ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाता है, एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ों के जो साइड इफ़ेक्ट हैं स्टीरॉइड की वज़ह से, जो प्रेडनिसोन की वज़ह से हो रहे हैं, उसके बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत है वो कम हो जाती है। ऐसे भी मरीज़ हैं कि जो 5-5, 10-10, 20-20 साल से जो है वो प्रेडनिसोन ले ही रह रहे थे। हर वक़्त उनको गोली की ज़रूरत होती थी। लेकिन इस मेडिसिन के शुरू करते ही महीने 2 महीनों में उनकी इलामात जो है वो कम हो जाती तो आपके जो क्लिनिक पे आपके पेशेंट हैं या ऑफिस में आपके जो पेशेंट हैं, आपने देखा है कि उसको बड़ा अच्छा रिलीफ मिलता है पेशेंट पे से। है। जी। अच्छा। अच्छा, आप मुझे मैं थोड़े से ना ये अज़मा की ट्रीटमेंट हो गई, आप प्रिवेंशन के बारे में वैक्सीनेशन कौन-कौन सी रिकमेंड करते हैं आप अपने पेशेंट को? जी, बिल्कुल। 2 वैक्सीन बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फ्लू शॉट है, जो फ्लू वैक्सीन है, हर साल जो है वो लोगों को लगवानी चाहिए। उसके जी। अलावा निमोनिया वैक्सीन है, निमोनिया वैक्सीन जो है वो फिर 5 साल बाद होती है, तो वो भी लोगों को जो है वो लगवानी चाहिए। क्योंकि दोनों में जैसे आपने शुरू में हमने बताया था, जो ट्रिगर होते हैं, जो इसको जो है वो दमे को ज़्यादा कर सकते हैं या इवन वजह भी बन सकते हैं, वो इन्फेक्शन होते हैं, तो उनको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। आजकल जो है जैसे कोविड है, तो कोविड की अगर वैक्सीन आ जाती है, कब आती है ये नहीं पता, लेकिन जब भी आती है तो वो वैक्सीन भी ज़रूरी हो जाएगी। जी। अच्छा, आपने खुद ही ये मेरे लिए क्वेश्चन बना दिया है। अच्छा, ये बताएंगे कोविड-19 में मैंने सही बात है, मैंने जो अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैंने देखा है कि मेरे जो पेशेंट जिनके अज़मा कंट्रोल नहीं थे, अब पहले से ज़्यादा कंट्रोल है। तो मेरा ख्याल है, जो मैं खुद सोच रहा हूँ कि क्योंकि वो मास्क यूज़ करते हैं, इससे वो जो एलर्जन वगैरह है उनसे भी महफूज रहते हैं। उनको जो डस्ट वगैरह जो है उससे भी एक्सपोज ज़्यादा नहीं होते। तो मे बी दैट इज़ अ रीज़न। तो आपका इसके बारे में पर्सनल या कोविड-19 और अज़मा की जो एसोसिएशन है, कोई है नज़र आ रही है, कुछ नहीं? जी, दोनों वजह हो सकती हैं। एक तो ये वजह ये हो सकती है कि जो कोविड-19 है उसकी ट्रीटमेंट में जो हमें पता चली है कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव चीज़ है वो है स्टीरॉइड, डेक्सामेथासोन। तो जो राइट। अज़मा के मरीज़ हैं वो भी जो इन्हेलर पंप ले रहे होते हैं उसके अंदर स्टीरॉइड ही होता है। तो हो ठीक। सकता है कि उसका भी इफ़ेक्ट हो, लेकिन जैसे आपने बताया कि मेरा तो ख़्याल मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि मास्क पहनने से बहुत सारी जो एक्सपोज़र हो रहा है आपको आउटसाइड, वो एलर्जीज़ हैं, वो अदर इन्फेक्शंस हैं, वायरस हैं, जो भी चीज़ आ रही थी हवा में या जो पॉल्यूशन है हवा में, वो सबसे अब बच जाते हैं। तो देखा है कि कंट्रोल जो है वो बहुत बेहतर हो गया, और वो मरीज़ जो है वो महीने में 2-3 दफ़ा हॉस्पिटल आया करते थे, अब आप उनको शाज़-ओ-नाज़र ही देखते हैं हॉस्पिटल में। अच्छा, डॉक्टर सलीम, एक चीज़ है जिसको कहते हैं एक्सरसाइज़ इंड्यूस्ड अज़मा और ब्रोंकोस्पेज़म। तो कई लोग हैं लाइक जिनके बच्चे होते हैं मेनली जो स्कूल्स में होते हैं, उनको एथलीट होते हैं या वैसे ही एक्सरसाइज करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आप जो एक्सरसाइज रिलेटेड जो ब्रोंकोस्पेज़म है या जो ये अज़मा है, इसको आप कैसे ट्रीट करते हैं और या कैसे गाइड करेंगे उन लोगों को, ताकि क्योंकि जो अज़मा की प्रिवेंशन है उसमें तो आपको चाहिए, अगर डस्ट है तो डस्ट को कंट्रोल करें, अगर कोई घर में कोई और चीज़ है जैसे आपको एक्सपोज जैसा पेट्स हैं उसको कंट्रोल करें। अब जो एक्सरसाइज है ये तो एक ज़रूरी चीज़ है, करनी है। तो आप किस तरह गाइड करेंगे या एडवाइस करेंगे हमारे पेशेंट को कि वो एक्सरसाइज अपनी जारी रखें और साथ साथ में अज़मा की ट्रीटमेंट भी लें? जी, मलिक साहब, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने। 2 चीज़ें हैं जी, एक को हम कहते हैं एक्सरसाइज़ इंड्यूस्ड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, कि राइट। एक्सरसाइज़ की वजह से आपको अस्थमा का अटैक हो रहा है। और एक राइट। चीज़ होती है एक्सरसाइज़ इंड्यूस्ड अस्थमा। तो ये राइट। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों की डिफरेंट जो है वो ट्रीटमेंट है। उसमें हम मेडिकली उसमें जाने की जो है हमें ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एक्सरसाइज़ इंड्यूस्ड अस्थमा अगर आपके जो डॉक्टर डायग्नोज़ करेंगे तो उसमें आपने ट्रीटमेंट ऐसे ही करनी है जैसे अस्थमा की होती है।
कि अगर थोड़ा बहुत माइल्ड है तो आपने जो है वो सिर्फ रेस्क्यू इनहेलर यूज करना है, अगर थोड़ा ज्यादा है तो आपको रेगुलर तौर पे जो है वो करने पड़ेंगे। जो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होती है, ये जो एज़मा वाले इनहेलर हैं जो मेंटेनेंस पे चलते हैं, इनहेल स्टेरॉइड्स वगैरह, इनको इतने रिस्पॉन्ड नहीं करते। इसमें सिर्फ आपको दमा जो है वो होता है सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से। ठीक। तो और एक्सरसाइज में भी कब होएगा कि जब आप एक्सरसाइज खत्म कर रहे होंगे उसके 5 से 10 मिनट के बाद जो है वो ज्यादा होगा। अनलेस कि आप अगर एक्सरसाइज को लगता है माशाल्लाह 2 घंटे करते होंगे, तो उसमें जो है हो सकता है आपको एक्सरसाइज के दौरान ही जो है वो जो अटैक हो जाए, अगर ज्यादा अरसे के टाइम के लिए करेंगे। तो उसमें जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें आप कर सकते हैं कि आप जो अल्ब्यूटेरो जो रेस्क्यू इनहेलर पंप है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, क्योंकि उसका इफेक्ट होने में 15-20 मिनट लगेंगे और उसका इफेक्ट रहेगा 5 से 6 घंटे, तो वो एक प्रिवेंट करेगा। और अगर ये कभी कभार होता है तो वो आप कर सकते हैं इस्तेमाल। और उसके अलावा जो आपने जो मेडिसिन कही थी वो मोंटील्यूका सिंगुलेयर, उसका भी थोड़ा मैकेनिज्म है, लेकिन उसको 2 घंटे लगते हैं। वो बच्चों में ज्यादातर जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। वो दोनों तरीकों को, एलर्जीज को भी कंट्रोल करती है और एक्सरसाइज इंड्यूस जो वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन जो वो एस्मा की तकलीफ होती है उसको भी। जो नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट है वो बहुत जरूरी है। उसमें जो एथलीट्स होते हैं जो रेगुलर यूज करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो जो है वो एक्सरसाइज के लिए वार्म अप पहले जरूर करें। तो वार्म अप की वजह से जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन होगी, आपके जो लंग्स जो है वो ब्लड सप्लाई बेहतर होगी और आप उसको जो है वो कोप कर सकेंगे एक्सरसाइज। तो वार्म अप बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर हवा की क्योंकि तब्दीली की वजह से होता है, ठंड लगने से ज्यादा या जो है वो वार्म एयर की वजह से, तो उसमें आप स्कार्फ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कर सके तो उसमें जो है ना वो आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। और दूसरा होता है जो रनर होते हैं या जो ज्यादा जो स्कूबा डाइवर या जो ऐसे जो स्विमिंग वगैरह, तो उसमें कुछ ये भी कहते हैं कि आप जो है ना वो थोड़े से टाइट जो है वो क्लोथ्स पहने, जैसे एक्सरसाइज के होते हैं। उसमें क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जो जो ब्लड सप्लाई है ना स्किन में या जिल्द के अंदर, वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो ब्लड वहां से लंग्स और उसमें जाने की बजाय वो उधर जाता है। तो अगर आपके वो टाइट होंगे तो वो उसको थोड़ा जो है वो कंप्रेस करके ब्लड सप्लाई उधर, तो वो भी जो है वो किया जा सकता है। ठीक, सही। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो जिस तरह कई लोगों को घर के अंदर जिस तरह ये जो फ्लेयर अप चीजें करती हैं, जैसे घर के अंदर ब्लीच का यूज करना, घर के अंदर अगर कोई कॉकरोचेस वगैरह हो, ये चीजें भी करती हैं। और या मैट्रेस वगैरह अगर किसी को, या ये मैं पेट्स की बात कर रहा था, उसके बारे में आप क्या एडवाइस करेंगे? जी, बहुत जबरदस्त है। दो तरह के जो आपने कहा ना ट्रिगर है, एक तो घर के अंदर होंगे और घर के बाहर होंगे। जो घर के अंदर है उसमें सबसे जो कॉमन है वो है कॉकरोच। राइट। उसके बाद कुत्ते बिल्ली के आते हैं, कैट और डॉग के, और फिर डस्ट माइट जो है उसी के जो है वो जो है वो साथ में आएगी। ठीक है। तो कुछ लोग जो है अगर और जो माउस या जो चूहे हैं उनकी भी जो है एलर्जीज वगैरह होती हैं। तो जिन्होंने बिल्लियां रखी हैं उनके पास चूहे तो नहीं होंगे, तो उस वजह से शायद वो एक चीज से बच जाए। लेकिन जो बिल्ली और जो कुत्ते की वजह से जो एलर्जीज होती हैं वो काफी जो फर्क है की वो वजह मतलब, से। हाँ जी, जो उसके फर की वजह से। और इवन आप कहते हैं वो जो सांस ले रहे होते हैं, जब सलाइवा उनका होता है या मतलब वो अगर पीपी करेंगे या पूप होगा, उसमें भी सब में एलर्जेंस होते हैं। तो हर जगह पे जो है, तो उसमें सबसे पहले तो है आपके पास इनमें से कोई चीज भी घर में ना हो। जो एज़मा वाले पेशेंट है वो ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आइडियल कंडीशन है कि वो इस चीज से, अगर उनके पास डॉग और कैट की वजह से एलर्जी और ये चीजें हैं, तो वो ये ना रखें और उनके जो तकलीफ है वो बहुत कम हो जाएगी, बेबी खत्म भी हो सकती है। जो डस्ट माइट है, ऐसे आपने कहा, डस्ट माइट जो है सबसे ज्यादा जो कारपेट, यहाँ पे भी हैं पाकिस्तान में भी हैं, जो कारपेट्स हैं उसमें आप बहुत सारी चीजें डंप कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे ज्यादा होगी वो छोटा सा एक जो मतलब ये जरासीम होता है जिसको डस्ट माइट कहते हैं, और वो माइट जो है वो कारपेट के अंदर जो है वो बैठी होगी। तो वो अगर आपके पास कारपेट नहीं है तो बहुत चांस है कि वो होएगी। तो वो आपने क्लीन करना है। दूसरी क्या होती है कि मोल्ड जो घरों में होते हैं, मोल्ड, यहाँ पे भी वाटर लीकेज हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, थोड़ी मॉइस्ट जो है वो प्लेस होगी, तो उसमें मोल्ड होगी, और मोल्ड की वजह से भी जो है वो एजमा या जो भी सांस की और भी तकलीफें जो है ना वो होती हैं। तो वो सब के सब जो है वो हो सकती है। और दूसरा आप देखेंगे स्मोकिंग घर में कोई ना करे, खुद तो करे ही नहीं बिल्कुल ही, क्योंकि स्मोकर अगर एजमा भी वाला स्मोकर भी होगा तो वो उनको सीओपीडी भी हो सकती है और भी उनके जो है वो चीजें ज्यादा हो सकती हैं। तो और भी कोई घर में करे तो उसमें भी जो है उनको करना पड़ेगा।
फिर दूसरा होता है कि अगर आपको एलर्जीज वगैरह हों या पोलन्स वगैरह उस वजह से, तो वो खिड़कियां वगैरह बंद रखें हैं, वो उससे भी फर्क पड़ेगा। अगर मॉइस्ट वगैरह ज्यादा है, मोल्ड ज्यादा है, तो उसमें कुछ चीजें मिलती हैं, उसको डीह्यूमिडिफायर कहते हैं, तो वो भी आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एज़मा और प्रेगनेंसी, जो पेशेंट जो लोग फीमेल्स हैं जिनको एज़मा है लेकिन वो प्रेग्नेंट है, उनके अंदर कोई ऐसी मेडिकेशन है जो आप कहें कि वो आप यूज़ कर सकती हैं, उनको करनी चाहिए, क्योंकि एज़मा कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के अंदर। तो उसके अंदर आपको गाइड करना चाहेंगे, एडवाइस करना चाहेंगे इसके बारे में कि कौन सी मेडिकेशन जो है आप आराम से यूज़ कर सकते हैं? जी, एज़मा की अगर आप 10-15 साल पहले कहते कि प्रेगनेंसी और नॉन प्रेगनेंसी जो है मैनेजमेंट डिफरेंट, तो वो तो था। लेकिन आजकल जो है, जो नई रिसर्च आई है, उसमें कहते हैं कि दमा की वजह से, एज़मा की वजह से अगर प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट पेशेंट को एक भी अटैक हो जाए या एक दफ़ा भी हो जाए, तो वो जो है उसके इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे या साइड इफ़ेक्ट्स या जो भी उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, एज़ कंपेयर कि आप पूरे का पूरा प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ है उसमें आप मेडिसिन ले लें। तो जी, शॉर्ट ये है कि जो प्रेगनेंसी में भी ट्रीटमेंट वही है, जो नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट में होती है। तो उसमें जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं आप दूसरे पेशेंट्स में, उसको आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें स्टेरॉइड भी हैं, इन्हेलर्स भी हैं, तो किसी में भी आपको जो है वो नहीं करना होगा। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पेशेंट प्रेग्नेंट होते हैं, उसमें 2-3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि उनका दमा अनकंट्रोल हो सकता है कि पहले से ज़्यादा अलामतें शुरू हो जाएँगी। ठीक, जो 1/3 पेशेंट है उसमें हो सकता है कि बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे पहले था, कोई फ़र्क ना पड़े, और 1/3 जो है उसमें बेहतर भी हो सकता है। ठीक, तो और दूसरा ये कि आप जैसे आपने बताया था ना कि जब अस्थमा आपका कंट्रोल हो जाए, तो आप ये कि जो इतने ज़्यादा हाई डोज़ ले रहे होते हैं स्टेरॉइड की, उसको आपने कम करना है। दमा में अगर अगर पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो उसकी कोई जो है वो चेंज नहीं करते, क्योंकि आप रिस्क नहीं लेना चाहते कि उनको दमे का कोई भी अटैक हो। तो मैनेजमेंट ऐसे ही है जैसे नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट भी है कि डोंट वरी अबाउट द साइड इफेक्ट्स के इसमें इन्हेलर्स की वजह से हो जाएँगे ये वो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी की ज़्यादा बात है कि इसको कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर सलीम, मुझे अब ना मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूँगा। आप मुझे ये बताएँ कि कोई ऐसा मैसेज जो आप अपने पब्लिक को देना हमारी पब्लिक को देना चाहें रिलेटेड टू एज़मा, या कोई और किसी किस्म का मैसेज? ये बहुत ज़रूरी है कि जो है आप रिकॉग्नाइज़ करें कि जो दमा है, वो बिल्कुल ट्रीटेबल डिज़ीज़ है। इसको ट्रीट किया जा सकता है और ट्रीट करके आप ऐसे ही जैसे आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप नहीं, तो आपको अगर किस में से कोई जो हमने डिस्कस की अलामात हों, तो आप फौरी तौर पे अपने जो है वो डॉक्टर से रजू करें और अपना जो है वो मुकम्मल इलाज करवाएँ, और जैसे भी आपको एडवाइस की जाती है वो करें। जो भी मेडिसिन आपके डॉक्टर देते हैं और उसको आप जो है वो फ़ौरन या किसी तरह भी या बेहतर हो जाए तो आप स्टॉप ना करें, बल्कि उसको कंटिन्यू रखें और मशवरे के साथ जो है उसको जो है वो चेंज करें। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, थैंक यू। आपने डॉक्टर सलीम शहज़ाद गोसल साहब को सुना। उनकी बातें जो हैं रिलेटेड टू एज़मा और उसकी मैनेजमेंट। मेरे प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस हो कि अगर आपको एज़मा है तो उसके लिए अवेलेबल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मेडिकेशन है, वो कौन कौन सी हैं। किसी भी चीज़ में आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई कोई बीमारी है, सबसे पहले उसके जो डॉक्टर है वो आप खुद हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो शुगर है किस चीज़ से ज़्यादा होती है। सेम चीज़ है, आप आज़मा कई लोगों को होता है। आज़मा जो डिज़ीज़ है वो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से अटैक करती है। मतलब एक बंदा है उसको आज़मा है, हो सकता है कुछ भी ना कहे। एक बंदे को आज़मा ज़्यादा है, एक बंदे का आज़मा है, वो उसको कई एलर्जन कुछ नहीं कहते, वो डस्ट कुछ नहीं कहती, उसको स्मोकिंग कुछ नहीं कहती। एक बंदे का आज़मा है, वो आज़मा उससे वर्स हो जाता है स्मोकिंग से। तो आपने ये खुद देखना है कि चीज़ों को कैसे प्रिवेंट करना है। सेम चीज़ है इसमें, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो फ्लू और निमोनिया वैक्सीन है, अगर आपको आज़मा है तो आप ज़रूर लगवाएं। सीजनल फ्लू वैक्सीन होती है, और जो निमोनिया वैक्सीन है वो अभी 5 साल के बाद होती है। इसके अलावा ये जो नए इंजेक्शन डिस्कस किए हैं कि कुछ इंजेक्शन है, जब आपका अज़मा बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप ठीक तरीके से मेडिकेशन ले रहे हैं और फिर भी कंट्रोल नहीं होता, तो उसके अंदर कुछ नई मेडिकेशन है, इनको बायोलॉजिक्स कहते हैं या इम्यूनोथेरेपी है, वो भी अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। इसके अलावा जो चीज़ और यूज़ हो रही है इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी में, उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टी, जो कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं हमारे, वो करते हैं, वो भी अवेलेबल है। तो एज़मा
जो है ये ट्रीटेबल चीज़ है, कंट्रोल की जा सकती है। आप इसको इस तरीके से देखें। और मुझे और 72 न्यूज़ को और डॉक्टर सलीम शहजाद को इस प्रोग्राम से थैंक यू। अगले प्रोग्राम में मोस्ट लाइकली इंसोम्निया के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी कि स्लीप के बारे में, नींद के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज फ्रॉम न्यूयॉर्क। थैंक यू।